नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र पुंडीर जी से बातें करेंगे खट्टी-मीठी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका। सर अब क्या नमस्कार। बहुत ये बताएँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक ये राहुल गांधी जी ने अपने लिए ये नाटक-वाटक करके, ड्रामा-वारामा करके, पप्पू यादव को आगे लाके ये क्या अपने लिए एक आफत मोल ले ली? दरअसल सर बहुत दिन से कुछ होता नहीं है ना, तो राहुल गांधी कुछ कर लेते हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं अगर कोई ऐसी चीज ना हो, उनको कोई ना दिखाई दे। अगर उनको उनको कि भूले से भी ये समझ में आ गया कि लोग उनको एक सिंसियर नेता मान बैठे, तो वो तुरंत कुछ भी कर देते कि आपको ये मानने की जरूरत नहीं, मैं वही हूं जो हूं। आप उस पूरे उसमें अगर आप गौर करेंगे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा उनका बहुत दिन पुराना चरण चुंबक जो है, वो भी उस दिन इतना नाराज हो गया, उसने भी ट्वीट कर दिया कि ये तो कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया जाके। मतलब वही डर गए जो, मतलब मैं ये मानता हूं कि वो जो पंडित थे, और उसके बाद हम महाकवि कालिदास के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते, इनका कुछ सपने में भी कुछ नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि वो तो फिर भी अपने ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति कर ली थी। लेकिन ये उनकी सांकेतिक भाषाओं को उनसे ज्यादा अच्छे से बता रहे, और इनके लोग रोज उनको समझा रहे हैं, वो समझा नहीं पा रहे। वो बेचारे वही कभी कहते हैं कि ये सामने वाला ऊंट कह रहा, तो ये तुरंत गधा बताने लगते हैं। कुछ भी कहें, इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। और एक एक ये बात होती है कि आपके पास संजय जी एक प्लान होता है, क्योंकि 29 भले ही दूर है, लेकिन 27 तो सामने ही है ना भाई। 27 तो हो शुरू हो गया एक तरह से। और आप देख रहे होंगे कि इनका इस्तेमाल कितनी आसानी से वो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले और तमाम लोग वाले, वो सब लोग उनको। हालांकि इसमें तो उन्होंने भी चोट खा गई, क्योंकि उनका ये एक सांसद जो है राजीव, जो जिसको बहुत पढ़ा लिखा बताने के लिए लोग रोज लगे रहते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं सब, वही खुद कहने लगा कि साहब इसमें ये तो हमारा कोई वो नहीं। ये तो अहो रूपम अहो ध्वनि वाली बात है। हाँ, वही सब चल रहा ना, तो उन्होंने कहा कि साहब ये हमने कुछ नहीं किया, हम तो रोकने गए थे। ऊंट की शादी में गधे गीत गा रहे थे और दोनों जो है वो आपस में कह रहे थे, अहो रूपम, क्या रूप है और क्या गायन है, अहो रूपम अहो ध्वनि। वो हो रहा है आपस में। तो आप सोचिए, बस उसमें पूरे में मुझे एक ही बात अच्छी लगी कि उन्होंने पप्पू यादव को वही रोल दिया जो जिसको उन्होंने जिंदगी भर बड़ी शिद्दत से निभाया। वो एक अच्छी चीज। ये वही पप्पू यादव है जिनको अपने ट्रक पे नहीं चढ़ने दे रहे थे राहुल गांधी। हाँ, ट्रक से धक्के दे के भगा दिया था। ये पप्पू यादव की निरंतरता है ये। वो जो है बस एक चीज है कि वो जीत गया था, बस इसी के साथ उसके पास है। इसके अलावा दूसरा आप ये सोच के देखिए कि उन चोरों जो, जिनको आप कह रहे हो चढ़ावा चोरों का, और आपको मालूम है बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज संडे के दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद तिवारी ये बताने आया है कि बीजेपी की इच्छा नहीं थी मंदिर बनाना, हमने किया था। यानी आप ये सोच के देखिए, इसका मतलब ये है कि ये नाटक इनको इतना उल्टा पड़ गया। आज वो संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाह रहा कि भाई हमारी आस्था ज्यादा प्रबल है, ये लोग तो ऐसे ही थे, इनका कोई मंदिर से लेना देना नहीं है, और मंदिर में पहले दिन से चोरी हो रही थी। ये कहने के लिए वो वही पुरानी कहानी सुनाने आया कि 2 करोड़ की जमीन थी, इतने देर बाद ये कर ली। मतलब उनके पास दिमागी तौर पर एक तो बहुत ही ज्यादा, एक तो आपने संसद में जो मजाक बनाने की कोशिश की, आपको एक गली का जैसा छिचोरा होता है, उसका मन करता है वो कुछ भी करता है, तो पप्पू यादव ऐसे ही करके आ गया, उसमें ये शामिल हो गए। आप एक पार्टी है, आपके पास 102 एमपी आज की डेट में भी है भाई। लेकिन आप भाई उसके कहने जो एक 37 सांसदों वाली पार्टी आपको घुमाए रही है, और उसमें एक सांसद निर्दलीय जिसका कोई भरोसा नहीं वो कब क्या बोलेगा। वो इसलिए थोड़ी चुनाव जीतता है कि उसको कोई कानून बनाना या कुछ बनाना, वो तो वहां के लोगों को। बल्कि आप पत्रकारिता की हालत देख लिए, वो प्रीति चौधरी या कौन है वो मंच पे, वो थिएटर उसमें आपस में इंडिया टुडे में बोल रही थी, और शायद वही नाम था, या माफ करना जो कोई अगर हो तो उसके लिए माफी, लेकिन अगर वही थी तो धन्यवाद उसकी समझदारी का। वो ये कह रही थी कि पप्पू यादव भी तो देखिए ऐसे ही बांटता है जैसे सरकार फ्रीबीज देती है।
वो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को कह रही थी। पप्पू यादव जैसे कैश नोट बांटता है तो वो वैसे ही, तो जैसा गुरु वैसे चेले, ये सब लोगों ने इनको चढ़ा रखा। दरअसल मुझे तो हैरानी हो रही है कि पूरी संसद में जो हाल इस समय मचा रखा, वो वहां मचाया तो उसको लगा ये नाटक हिट हो गया, आपको पता कि नहीं। उसके बाद उसको लगा अरविंद केजरीवाल को कि यार ये खेल तो बड़ा बढ़िया हो गया, हमको तो मिला नहीं इसमें फुटेज। तो उसका, हालांकि उसका सांसद वो आता है, वो अकेला इधर से उधर घूमता रहता है, वो संजीव, वो जो है संजय सिंह, वो मौका देखता रहता है कि भाई चलो ब्लैक व्हाइट, वो जरूर ध्यान रखता है कि ब्लैक व्हाइट में होना चाहिए सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो वो भाग के आ गया, उसने दिया है। लेकिन फिर उसके बाद कल उसमें उन्होंने E20 का एक अधिवेशन बुलाया, कहा साहब हम इस पे बड़ी कहानियां सुनेंगे, लोगों को बुलाएंगे। और आप जानते हैं मंच पे किसको साथ लेके बैठा? केजरीवाल। वो जो लड़का आप शायद राजस्थान का या कहाँ का है, जो आवाज निकालता है, वो रंगीला, श्याम रंगीला, कहा कि मोदी जी आए हैं मंच पर, हम मोदी जी को बुला लेते हैं। मैं सोचने लगा कि दिमागी तौर पर मतलब इतना ज्यादा दिवालिया हो गया विपक्ष। मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा विपक्ष को कहा करती थी कि वो दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई आइडिया नहीं। मुझे लगता है वो इन्हीं के लिए, अपने उनके लिए कह के चली गई। भाई आपके पास लेकिन मैं चुनाव, अभी मैंने देखा कि जैसा कि हमें अनुमान था कि इतनी लूज बॉल को बीजेपी यूं नहीं जाने देगी, तो कल तो बांसुरी स्वराज जो है वो पहुंच गई पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कंप्लेंट भी दे दी। तो FIR भी हो जाएगी, तो FIR हो जाएगी तो उसके बाद खैर राहुल गांधी तो FIR के अभ्यस्त हैं, उन्हें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दा तो दे दिया, और ये मुद्दा तो अब जब योगी जी इसका बखान आरंभ करेंगे, मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि योगी जी इसको किस प्रकार से। देखिए यूपी में भी मुकदमा दर्ज हो चुका, बनारस में, हाँ, इसके बनारस अलावा में भी हो गया। दिल्ली में एक और जगह पर हुआ है, जहांगीरपुरिया, उसमें त्रिलोकपुरी, कहीं उधर से उसने, सबसे पहले तो उसी ने किया था, वो मुकदमा उसका था। तो एक के बाद एक, चलिए मुकदमों की आयरी तो आती रहती है, राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं और वो अपने इस तरह के फैसले लेने के लिए करते। लेकिन आप चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाना, अच्छा कांग्रेस का मुद्दा ठीक था, कांग्रेस को लग रहा था कि चलो हमने नीट पकड़ लिया, हम उधर उधर गाते रहे, हम अमित शाह के पीछे रहे। डिंपल यादव उससे एक दिन पहले, आपने याद होगा, चढ़ावा चोरी के लिए बाहर वो सब कर रही थी, धरने और वो सब की, ये चढ़ावा चोरी हो गया उसके लिए, वो ये जो पेटी वेटी बनाए घूम रहे थे, कनस्तर का पेटी बना के वो सब घूम रहे थे। लेकिन उसके ट्रैप में राहुल गांधी इतनी आसानी से आ जाएगा, मतलब बहुत हैरानी की बात है कि आपने उनको घसीट लिया इस चक्कर में कि आइए। और जबकि मुझे लगता है कि वो मुस्लिम वोट चाहते हैं, ये बात तो सही है, मुस्लिम वोटों के लिए मारा काटी मच रही है सब में यूपी के लिए, लेकिन ऐसा मुस्लिम वोट आपके किसी काम का नहीं है जिसके साथ आपको एक बड़ा चंक हिंदू नहीं मिलेगा। ये बंगाल साफ कर चुका। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैं तो ये हैरान होता हूँ कि इनका जो थिंक टैंक, अगर कोई थिंक है और उसमें टैंक है कोई, या पानी का टैंक समझ रहे होंगे, सेफ्टी टैंक बना लेते हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये सब कोई भी आउट ऑफ ब्रेन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप ये सोचिए इनसे ज्यादा ओवैसी हमले कर रहा है। ओवैसी 14 जून से मटेरा में, बहराइच में रैली कर चुका, कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुका। उसके बाद वो आज तक जहां जहां गया, आप हंसेंगे संजय जी, उसने वो सीटें चुनी है जहां 3-3 बार से सपा के मुस्लिम विधायक जीत रहे हैं। वो जाके उनसे पूछ रहा है, मुस्लिम विधायकों से, नवाब जान से और ये जो मटर यूसुफ शाह, कि भाई ये 3 बार से चुने गए, इन्होंने क्या किया। वो मुरादाबाद में जाके पूछता है कि इनसे पूछिए संभल की मस्जिद जब टूट रही थी तो ये क्या कर रहे थे। वो काम कर रहा है, वो सवाल कर रहा है। लेकिन ये जो अखिलेश है, उसको लग रहा है कि भाई मुस्लिम तो कहीं जा नहीं सकते, वो तो मेरी पेटी बंद है। और यही बात पहले मायावती को लगती थी, आपको याद होगा जब मायावती या बसपा टिकट दिया करती थी तो ये कहा करती थी कि हम इतने वोट दे रहे हैं तुमको। भाई टिकट के बदले जो धनाभाव, जो धन आर्थिक बात शुरू हुई थी, वो इसीलिए तो शुरू हुई थी कि हम इतनी वोट दे रहे हैं तुमको, तुम टिकट थोड़ा ही ले रहे हो, वोट ले रहे हो। अब यही हाल उसका मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी का हो गया कि टिकट थोड़ा ही ले रहे हो, हम तो तुमको वोट दे रहे हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं कि ऐसे ही जाता है, बल्कि घबराहट का माहौल तो इतना है कि समाजवादी पार्टी को देखिए,
ऐसा तो है नहीं कि आप सब तो खाना तो गेहूं की रोटी खाते हैं सब, या रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। आप ये सोच के देखिए कि अब वो कह रहे हैं कि ये बिहार नहीं है, क्योंकि वो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी उसकी बिल्कुल मजबूत है। वो पहले कहता है इनकी दोगलई है, ये लोग हमारे वोट लेते हैं, हम दरी बिछाएगा नहीं अब मुसलमान। और साथ ही साथ कहता है कि मैं बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के साथ आने को तैयार हूँ, मुझे जो है वो सीट दे। मतलब याद वही हो वो बिहार वाला जी, तरीका। बिहार वाला तरीका। और इनके पास इनकी वो सिर्फ हालत हो गई कि साहब की क्या सांप छछूंदर वाली गति हो गई। हाँ, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर उसके साथ अलायंस करते हैं तो फिर हिंदू का एक वोट नहीं मिलेगा, आधे और यादव भी दूसरा, भाग लेंगे। जहां जहां वो घुस जाएगा वहां वहां फिर मुसलमान इसको वोट क्यों देगा बाद में? जब देखिए, होता अलायंस इसलिए है कि आपके वोट और मेरे वोट मिलेंगे, लेकिन जब अलायंस टूटता है तो एक लेके निकल लेता है दूसरे के वोट भी। बसपा बिल्कुल और बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल। अलायंस में आज तक कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई। मैं तो आज तक मतलब वो फिर भूल जाता हूं, जब कभी चर्चा करता हूं तब ढूंढता हूं। उन 300 सीटों में जो बसपा को दी गई थी, कांग्रेस का झंडा और डंडा मिट गया था। इस बार कांग्रेस की लड़ाई अगर आप टिकट में देखेंगे, कांग्रेस पता क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि हमको 75 जिलों में कम से कम एक एक सीट दे दो, हमारा हर जिले में झंडा तो हो जाएगा। पिछली बार इनका 9 या 13 जिलों में कैंडिडेट ही नहीं था, मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था साहब, बिल्कुल जब बिल्कुल गठबंधन हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। क्योंकि ओवैसी से आतंकित होके कुछ कुछ तो मुझे ये दिख रहा है ना, ये ओवैसी से आतंकित होके भी ये कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं। और ये जो उल्टी पुल्टी हरकत है वो इसमें साफ दिखी यहाँ पर जो इन्होंने किया। यहाँ पर इनके ये कार्यक्रम करने के साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये इसलिए किया कि ये अखिलेश यादव को प्रेशराइज करना चाहते हैं ज्यादा सीटों के लिए। तो इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव उनके प्रेशर में आ जाए। तो अगर ये प्रेशर टैक्टिक है तो भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई, आप बताएं। नहीं, वैसे ये ज्यादा दरअसल जो ज्यादा समझदार मान के बात कर रहे हैं। दरअसल जब आप ये सोचते हैं कि आप राहुल गांधी से बुद्धि के मामले पे टिकोगे तो तब आपको बहुत निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आप अपना दिमाग ज्यादा चला लोगे, वहां से तो कुछ खर्चा होना नहीं है, होगा तो खर्चा होगा। अब आप ये बताइए कि अगर ये प्रेशर बनाते तो वो तो समाजवादी पार्टी के थे, जितने वहां सांसद दिख रहे थे आपको, पप्पू यादव के अलावा तो सब वही थे। तो इसीलिए ये दरअसल ऐसा है ना, वो एक बार पहले फिल्मों में राजनीति की कहानियां लेके जाते थे, अब राजनीति में सिर्फ फिल्म ही फिल्म है, थिएटर है। उनको लग रहा है दरअसल किसी ने, हो क्या गया सर, सबके तो सलाहकार हो गए यूट्यूबर। जितने यूट्यूबर्स हैं वो सारे सलाहकार है, आपने देखा होगा वो वहां जो राय देते हैं वही करते हैं, क्योंकि इनके पास जनता के साथ तो बात करने का कोई मादा इसलिए नहीं रहा कि इनके जो विधायक चुन के आ रहे हैं अरे या हमारे आपसे तो कोई सलाह ले ही नहीं रहा, हम तो पुराने यूट्यूबर। हम लोगों से तो जिनको सलाह लेनी थी, जिनके लिए आप, जिनको लगता है कि आप मतलब एक आइडिया प्रपोज कर रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप ही तो आइडिया में खीर में वो नींबू निचोड़ रहे हैं। आप तो कह रहे हो आपसे आइडिया लेगा तो कैसे लेगा? देखिए, वो तो ये कहते हैं ना, आप ये तो नहीं कह पा रहे ना कि हाँ 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 कितना बड़ा काम हो गया, कुछ भी किया उन्होंने। तो वो जितने बाकी सब है आप देखिए, पहले इनको सलाह देते हैं ऐसे, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मौसमी सिंह है वहां की कांग्रेस की, हमारी सहयोगी रही है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब आप सोच लीजिए, वो एक बाकायदा एक शो होता है, तो उसमें वो बता रही हैं कि कांग्रेस ने क्यों उठा लिया, मतलब अचानक बीजेपी ने 2 घंटे के अंदर ही मांग क्यों मान ली। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा, हमने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया, जरा सुना जाए इनको। तो उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर इसलिए मान ली क्योंकि राहुल गांधी की टीम वहां देखने जा चुकी थी जंतर मंतर पर, क्योंकि वो आने वाली थी, तो राहुल गांधी वहां आने वाले थे। इसका सुनते ही जैसे ही ये मतलब मोदी को पता चला, तो उन्होंने जितेंद्र सिंह से और धर्मेंद्र प्रधान से कहा जल्दी करो, इस्तीफा दो इनको, और वरना तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाएगा। अरे राहुल गांधी 100 जगह पहुंच चुका, आज तक इतने इलेक्शन हार चुके, 100 चुनाव हो चुके, उनको राहुल गांधी के आने से तो उनको और प्रसन्नता होती है। हमजा मजारी इधर से उधर ले ढूंढते रहते हैं, उनको खुद ही देखना चाहिए।
मतलब मैं उन रिपोर्टरों को ही सुन के हैरान होता हूँ और ये उन्हीं की करते रहते। एक सवाल कर रहा है कि भाई उनके परिवार के लोग पुलिस वालों के उसमें वो भी मतलब कह रहा कि सब वो पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पुलिस वालों की, तो कहता बीजेपी के हो क्या? वहां हर आदमी ये सुन चुका, जितने कांग्रेस के वफादार पत्रकार है, मैं पत्रकार वफादार कहूंगा बेचारों को क्योंकि वो गाली खा के भी सुनते हैं, वो सब लोग सुन चुके ये कांग्रेस बीजेपी के हो क्या, बीजेपी के हो क्या, हर एक मौके पे सुन चुके। और एक जगह तो अभी वो उसका पुराना आ ही रहा है मौसमी सिंह का कि भाई वो जो है उनको नारे लगाना सिखा रही थी, भाई कांग्रेस वालों को कैसे नारे लगाने चाहिए ये सब। तो ये इन सबसे बहुत प्रेरित हो गए क्योंकि एक देखिए अब आलोक मेहता याद है आपको, हुआ करते थे बहुत करीब, तो आजकल वो तो जा नहीं रहे हैं। जो जो लोगों को जिनको लग गया, जो काम की बातें करते होंगे, उन्होंने जहां उनको काम मिल गया वो वहां निकल लिए, तो अब इनके पास जो बचे हुए वो यही बचे हुए। एक बार मैंने आपको उसका बताया था आजकल सबसे बड़ा तो वही आदेश राहुल, हाँ, तो मुझे उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मैं तो इसलिए कह रहा, उसने कहा कि इनका सतीशन का कोई नाम ही नहीं है, 2 घंटे पहले उसने कहा केरल के उसमें, और 2 घंटे बाद हुआ क्या कि मैं देख रहा था स्क्रीन, अचानक पता चला उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि वो कह रहा उससे राहुल गांधी बहुत नाराज हो गए, 2 घंटे पहले बता रहा था। तो ये कांग्रेस के थिंक टैंक की ताकत है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे? अरे साहब फिर वही बात है, अभी मैंने आपको आरंभ में ही बोला ना और रूपम अहो ध्वनि ध्वनि भी अच्छी है, रूप भी वही है। नहीं, चुनाव आ गया, यूपी एक ऐसी जगह है सर जहां आप स्पेस अगर नहीं है, देखिए योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे, ये पब्लिक की नजर में चलो बात है, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखोगे बहुत सारी चीजें हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहे तो हिट कर सकती है। आप ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं ये कह रहा कि अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन यार आप ढूंढो तो। आप क्या कर रहे हो कि आप वही नाटक कर रहे हो जिससे फिर जनता उभर के चली जाए। ये कोई आज तक किसी साधु को आप निशाना बना रहे हो, उनमें से कौन सा आदमी साधु था जिन्होंने चुराया? तुम्हारे आखिरी आरोप तक जाने तक, मतलब मैं कह रहा, अभी वो देख रहे थे, वो कह रहा कि ट्रंक भर भर के जो पैसा गया वो कहां से आया। अबे मूर्ख आदमी, खुद ही तो ये बात साबित हो चुकी कि वो जेबों में छिपा के लाते थे, उससे वो ट्रंक भी भर लेते थे। मतलब वो ट्रंक भर के एक आदमी पैसे लेके जाता है, मतलब वो ये सोच रहे कि ये, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिजर्व बैंक में नोटों की गड्डी इकट्ठी हो रही है। अबे रिजर्व बैंक में नोट इकट्ठे नहीं होते भाई, सब वही है। एक और जो इन्होंने चला रखा है हमारे अखिलेश बाबू ने, वो उन्होंने जो है वो एक हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आगे कर रखा है, और मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो विचित्र विचित्र बातें करते हैं। आज आपने देखा होगा एक उनका पॉडकास्ट किया अमन चोपड़ा ने उन्होंने, मुझे तो लग रहा है कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तय करके ही किया है, कहने तू मुझे हीरो बना मैं तुझे बनाऊंगा, क्योंकि अब उनको, वो देखिए वो सनातन में तो अब है नहीं। आप उनको अगर ये सोच रहे हो सनातन के हैं या संत हैं, तो देखिए वो तो जैसे नहीं लिखा रहता सिगरेट की डब्बी के बाहर ही कि भाई नीचे पतला सा छोटा सा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऊपर सिगरेट के गुण बताए जाते हैं कि आप ऐसे हो जाएंगे, नीचे लिखा हुआ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई अब अगर आप अभी मुक्तेश्वरानंद को संत मान रहे हो तो फिर तो ये हानिकारक है आपके लिए, उनके लिए नहीं है, वो तो मस्त है। सबसे अच्छी बात उन्होंने लगी कि साहब की, उनसे पूछा गया कि साहब कि ये पत्थर चलाना ठीक था, तो उन्होंने कहा 20 दिन बाद हो गए, 20 दिन हो गए, और 20 दिन उनकी बात नहीं सुनी तो फिर ठीक था, पत्थर चलाना भी ठीक था। वो कह रहा 20 दिन नहीं। और सनातन की उनकी परिभाषा, वो कह रहे कि साहब कि वो जब हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था तो कौन खड़ा हुआ? वो स्वयं को सनातन का स्वरूप माने हुए ना भाई साहब, क्या किया जाए।
कोई उनको बता नहीं रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी ठीक से इंटरप्रेट नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग जाएँ सुप्रीम कोर्ट के पास में, एक पीआईएल लगाएँ कि साहब की ये जो मुकदमा है इसको प्लीज़ जल्दी तय कर दो। ये हमारी जो है ये ज्योतिष पीठ जो है कि शीर्ष पीठ है, इसके मामले में ये किस प्रकार का जो ऊहापोह है ये ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने इसमें निर्णय ये दिया था कि ना तो स्वरूपानंद जो है इस गद्दी के शंकराचार्य हैं और ना वासुदेवानंद जी इस गद्दी के शंकराचार्य हैं। और 1941 में जब स्वामी ब्रह्मानंद जी को 200-250 साल के विवाद के बाद में वहाँ ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया था, तो जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वही प्रक्रिया अपनाई जाए। और वो प्रक्रिया ये थी कि तीनों शंकराचार्य और काशी विद्वत परिषद और वो आपका धर्म महामंडल और अखाड़ा परिषद, ये मिल के ये तय करें कि कौन बनेगा शंकराचार्य। अब इनको श्रीमान जी को पता है कि इस पद्धति से ये तो कभी बन नहीं सकते, इनको तो कोई उनको तो मानने घुसने को नहीं तैयार देगा। है नहीं। तो ये जो है वो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें वो भी बोल रहे थे कि साहब कि पहले तो कह रहे थे सबने कर दिया, अब कह रहे हैं कि नहीं 3 में से 2 में कर दिया, मेजॉरिटी चाहिए। और इनका जो वो मठानमय है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मठानमय में कि साहब की तीनों शंकराचार्य की सहमति आवश्यक है, सर्वसम्मति से हो। तो ये तो अब सपाचार्य के साथ-साथ झूठाचार्य भी हैं, अब क्या किया जाए? और क्या बोल रहे हैं? गाय, हाँ, गाय के लिए आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन चला के जो इन्होंने यूनिट बनाई है, वो विधानसभा बनाई है कि हर विधानसभा में जाएँगे। ये विचित्र आंदोलन देखा। राजनीतिक पार्टियाँ तो ऐसा करती हैं कि कोई संत जो है वो विधानसभा वार जो है वो अपना आंदोलन लेके जाएँ, मूवमेंट लेके जाएँ, ये पहली बार देखा। आप इस आदमी के साथ बहुत सारी चीजें पहली बार देखे होंगे कि जिसने जिसने संतों पे लाठियां बजाई, जिस पार्टी से लाठी खाई है उस पार्टी को ही नायक बनाने में लग गया सबसे पहला, जो संतों का काम नहीं है। दूसरा, आपने बिहार के समय आप भूल गए, ये चुनाव लड़ाने गया था, याद है ना आपको? इसने चुनाव में पार्टियां में अपने उम्मीदवार ही खड़े कर दिए थे, बाद में पता ही नहीं चला वो उम्मीदवार कहाँ चले गए, हवा भी नहीं पता चली, कोई यही नहीं पता चला भाई कहीं आ तो जा। वो पर्चा भरने भी नहीं गया, वो समझ गया कि यार गुरुजी उसका बना के निकल लिए, जो भी उसको था वो, उसको कोई वोट वोट देगा नहीं, गुरुजी को जो चढ़ावा मिलना था, जो दर्शना दक्षिणा जो भी मिलनी थी अपना लेके ले लिया, वो लेके निकल लिए। तो दरअसल ये एक इस बार एक अच्छा इस्तेमाल छड़ी मान के कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं होगा तो हिंदुओं के अंदर एक स्पष्ट तौर पे विभाजन हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा 150 तो वहां खड़े ही थे भाई। जो पीठ के लोग हैं वो तो पीठ के साथ जुड़े हुए, वो मजबूरी है कि वो उसको मान रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि उसके साथ जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से, मुझे लगता है कि वो इस बार का सबसे बड़ा हिंदुओं के अंदर डिवीजन डालने के लिए जो दांव, अगर दांव ही कह सकते हैं, अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने जिसको चुना है उसको ये उन्होंने एक कह दिया, एक शंकराचार्य हमारे पास भी है, बस वो इसको लेके कहना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी अपनी पूरी पॉलिसी को हम बड़ा चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो ये नाटक जो संसद में किया गया है ये थोड़ा सा उनको ये आभास दिला रहा है कि शायद ये उल्टा पड़ सकता है। जब ये उल्टा पड़ने की बात आएगी तो वो सबसे पहले इसी शंकराचार्य को धगवा के भगाएंगे, तो ये उसको मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि ये अब इसका खेल थोड़ी देर तक और चलेगा। बाकी चुनाव से पहले एक आध टिकट दिलाने के लिए जो होता है, एक आध टिकट अपने चेले को दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाकी शंकराचार्य तीनों तो निकल भी नहीं है, कोई कहीं देखना नहीं, कोई राम भद्राचार्य कोई कुछ कहने में लगा हुआ, कोई कुछ की वो कुछ कहने वाला। दरअसल वैसे भी धर्म बहुत अरसे से सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर हम लोग इनसे दिशाहीनता देख चुके, और हिंदू समाज जब सबसे बड़े संकटों में घिर रहा था, और आज की डेट में तो आपको कोई रोक नहीं रहा ना। चलो हम मान लेते कि अंग्रेजों के आने आजादी से पहले कि भाई उन पर रोक लगी हुई होगी, उनको कहीं जाना नहीं होगा या उनको डर होगा। अरे पिछले 1947 के बाद से शंकराचार्यों का एक आह्वान उसमें जरूर, क्योंकि उसमें स्वामी करपात्री जी महाराज थे, याद होगा गाय आंदोलन में, तो उसका मैं नहीं देखता कि उसमें क्या भूमिकाएं रही होंगी, वरना इसके अलावा तो हमको तो मालूम नहीं था। हम लोगों ने 5-7 साल पहले जब ये कैंपेन करना शुरू किया कि भाई ये है कहाँ, भाई हिंदू समाज को इतना बड़ा संकट है, वो लव जिहाद में वो गिरा हुआ, और उसका नतीजा तो आपको दिखा ना सर। भाई आपने देखा कि कैसे जंतर मंतर पर
वो सिर्फ हिंदू समाज की बच्चियों के मुंह से ऐसे ऐसे शब्दों का आना, ये कोई उसकी विफलता थोड़ी है, ये इस तरह के लोगों की विफलता है जो अपने समाज को मतलब इनको कब ये दर्शन देते थे, कब ये देते थे। आप देखिए वो जो आशुतोष है जिसने आरोप लगाया था इन पर, वो कह रहा बाद में उसने कहा कि नहीं ये गलत है। अब एक दो चीजें हैं इसमें जो किसी को गंभीरता से कोई बात नहीं कर रहा उस पर, क्योंकि आप इस लड़के ने भी पूछा, इसको कोई मतलब जो था ये इसका भी मैंने ऐसे ही जाने नहीं दिया, क्योंकि सरसरी तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से दो सवाल सर बैठते हैं, क्योंकि उन लड़कों के बयान मजिस्ट्रेट के हुए, मजिस्ट्रेट के बयान अगर आप गलत देते हैं तो आपको मालूम है परजरी में हर हालत में केस चलना ही चलना चाहिए, है ना, वो तो होगा। दूसरा, उनमें मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन बच्चों के साथ सोडोमी हुई, ये मेडिकल रिपोर्ट में आपने उस समय बताया कि ये चला, तो ये नहीं था तो कौन है भाई, ये नहीं है, चलो मान लिया उसने कह दिया, ये बिल्कुल मजाक बना दिया। ये संत के नाम पे जो ये खेल चल रहा है, ये इससे वाकई लोग दुखी इन लोगों से, इसीलिए इनका बहुत मायने नहीं है। जनता अब देखिए इस इंटरनेट ने कम से कम इस देश की जनता को जागृत किया है। आप उसका नेपाल में हाल देख रहे हैं, आप बंगाल में देखा होगा आपने, बांग्लादेश का नेता भले ही एक भी जबान से नहीं बोला, लेकिन लोगों को मालूम था बांग्लादेश में क्या हो रहा, लोगों को मालूम है नेपाल में क्या चल रहा है, तो उनको इनसे कोई रास्ते की जरूरत नहीं है। तो ये बस एक दांव था जिसको समाजवादी पार्टी भुना रही है, क्योंकि वो बीजेपी के हिंदुत्व का जो एक चूंकि जब योगी आदित्यनाथ हो सामने, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर ये करना कि वो कम से कम अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदू कोई नेता साबित कर सकता है। वो तो मंड है भाई, वो तो महंत है ना, मठाधीश है, उनका क्या करोगे, एक उसके महंत है वो। तो इसीलिए उनको एक शंकराचार्य ढूंढना पड़ा, और उनको ऐसा आदमी मिला जो व्यक्ति के तौर पर अत्यंत निकृष्ट है। और भगवान शंकराचार्य हम आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के उस पर तो कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं। मैं तो खैर वो नहीं हूँ, हो सकता है बहुत सारे पंडित जी मिलके मेरे पर ही वो देते कि भाई ये धीरेन्द्र ये कैसे बोल सकता है, क्योंकि भाई हम लोग तो हाथों से वो है ना, हमारा तो जन्म हाथों वाला है। तो इसीलिए मैं आपकी तरफ ये सारा छोड़ देता हूँ कि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो संजय जी के उस पर कह रहा हूँ सर। जी वो तो है, वो तो बटुक को भी बात हुई थी भाई, वो तो उसकी एफआईआर की भी बात हुई थी। खैर वो तो अब जो आगे न्यायालय का निर्णय होगा सो होगा। लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हीटअप हो जाएगा? आपने ओवैसी की बात की आरंभ में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ओवैसी जो जा रहा है, जो अलग-अलग सीटों पे जा रहा है, जहाँ पे इनके मुस्लिम विधायक हैं, वहाँ पे जा रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको क्या दिख रहा है? देखिए सर, पिछली बार अगर हम इतिहास के तौर पर देखें, मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसा, वो इसीलिए वोट बैंक है, हिंदू कभी वोट बैंक नहीं हो सकता। मुस्लिम वोट बैंक इसलिए है क्योंकि वो वाकई एक मैसेज के आधार पे काम करता है, इसीलिए वो बैंक है। बैंक है, पैसा है, वोट तभी होंगे जब वहां पैसा जमा होगा। तो वो एक वोट बैंक वाकई है। हो क्या रहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, मुस्लिम वोट बैंक ने बड़ा ही बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को इतना ताकतवर किया कि बाकी राजनेताओं को और इस देश की डेमोक्रेसी को उन्होंने बहुत कई बार वो ब्लैकमेल किया। उनको इससे कोई बहुत मतलब नहीं है कि भाई देश क्या करने जा रहा है, उनका मतलब यह है कि ये मस्जिद का बल्ब ठीक हुआ कि नहीं, वो दरी फटी हुई थी वो बदली कि नहीं, बस इससे ज्यादा उसको कोई लेना नहीं। बाकी सबके लिए उनको मालूम है। जब आप जाते हो, आपने देख लिया, ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्लियर ही कर दिया, वो जब जहां मर्डर हुआ था, याद होगा आपको, सूर्या का, उसकी गली में 2 मकान छोड़ के वो कह रहा कि साहब मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। और जैसे ही एनकाउंटर हुआ तो कहने लगा साहब एनकाउंटर कैसे हो गया, बच्चों को कैसे मार दिया, गलती तो थी। तो ये सब चीजें लोगों के सामने नुमाया हुई है। लेकिन आप उसके बरक्स देखिए, पिछली बार लगभग 90% तक वोट मिला है अखिलेश को, गिरने वाले वोट, ये बहुत ऊपर होता है। हाँ, मेरे ख्याल से पिछली बार जो मिला है वो टॉप मोस्ट आज तक का मिला है, आज तक का टॉप मोस्ट है, और वो मुस्लिम लीग के बाद का टॉप मोस्ट होगा, किसी पार्टी को इतना नहीं मिला हो। तो आप ये सोच के देखिए कि वो इस बात को जानता है कि हमको कौन, और वो यहाँ पूर्णिया जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी, वाकई इस बात को मैं मानूंगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता जब कह रहा था, मैं उसको सुन रहा था, उसने कहा कि ये बिहार नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार में जो सीमांचल है,
जो पूरा उनका सीमांचल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको वो अररिया, किशनगंज और जो कटिहार, ये सब जो इलाके हैं वहां वो डेमोग्राफी को बदल चुका है, वो तय कर चुका कि हम जिताएंगे, तो वो भाई को वोट दे रहा है। अगर ये नहीं होता, आप ये सोच के देखिए, ओवैसी के पिता सुलेमान, क्या नाम था उसका, सुल्तान सुलेमान क्या नाम था, ओवैसी के जो फादर सलाउद्दीन ओवैसी, सलाउद्दीन कितनी बार से वो जीते लगातार, उसके बाद उनका बेटा जीत रहा है, वहां से कोई आदमी हिंदू क्यों नहीं जीत जाता, आप जरा बताइए भाई, एक बार तो किसी के जहन में आया होगा। तो आप इसको समझने की जरूरत है कि जब तक मुस्लिम को ये यकीन नहीं होता कि हम अपने वोट से इसको जिता देंगे अपने भाई को, तब तक वो सेकुलर जिसको कहा जाए, और सेकुलर यहाँ कुछ होता नहीं, सेकुलर का मतलब होता है यहाँ पैरों में गिर के तुष्टिकरण करना। जैसे मैं बल्कि आज ही मैंने एक प्रोग्राम किया था सर, कि किस तरह केरल में पीएम श्री स्कूलों का, जो प्रधानमंत्री स्कूल थे उनको लेके, क्योंकि पहले तो लेफ्ट ने, जब लेफ्ट उसके साथ एमओयू साउंड कर रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब बेच दिया, सेफ्रनाइजेशन के सामने हार गए। जब लेफ्ट चला गया, कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस को लगा 1000 करोड़ का बजट है तो मिला, तो उन्होंने कहा साहब एमओयू साइन हुआ, हम पीछे बैक ट्रैक नहीं कर सकते। उसने कहा सभा में, तो तुरंत वो जो, चूंकि शिक्षा मंत्री तो मुस्लिम लीग के पास है, उसने कहा कि हम सेफ्रनाइज नहीं हो सकते, तो तुरंत उसी समय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि नहीं 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 भाई, इसमें तो कैबिनेट में जाना होगा, मीटिंग देखेंगे, हम किसी तरह सेफ्रोनाइजेशन नहीं होने देंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि मुस्लिम वोट बैंक कितना तरीके से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी को सीट मुश्किल मिलेगी, हालांकि पिछली बार वो कई सीटों पे जीत का अंतर जो था वो जितना इनको मिला था उससे कम था, और वो समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। और इस बात को लेके अखिलेश मानते हैं कि भाई ये जो है, मैं जानता हूं कि मुस्लिम वोट जो है मुझे मिलेगा, पिछली बार कम कैंडिडेट दिए थे मुसलमानों के, आपने देखा होगा, फिर भी जीता है, इस बार भी वो यही करेगा। इस बार उनका दांव रहेगा कि वो जो दलित सीटें हैं उन पर, जनरल सीटों पर दलित खड़े किया जा सके, वो ये कोशिश करेंगे, और उससे मुस्लिम वोट उनका है एक तरफा। तो मुझे लगता है जैसे मटेरा जैसी सीट है, या जैसे यहाँ सीट होगी रामपुर कास की सदर, इस तरह की 1-2 सीटों पर वो कैंडिडेट्स उसके खड़े होंगे, जहां उनको लगता है कि वो जिता पाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2-3 इस तरह की, वहां हो सकता है कि कुछ वोट हो। बाकी तो मुझे लगता है कि अखिलेश अपना निश्चिंत है, तो इसीलिए ये मुस्लिम सीटों पर दलित खड़ा करने का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में कई बार हो चुका है, लेकिन अधिकतर फेल हुआ है, क्योंकि फिर रिवर्स कंसोलिडेशन हो जाता है। नहीं, मेरा मानना ये है कि वो जनरल सीटों पे खड़ा करेगा जहां दलित वोट ज्यादा, जैसे अयोध्या बनी। और नहीं, मैं एक चीज पूछता हूँ, इन्होंने विधानसभा में 2022 में तो पर्याप्त मात्रा में मुसलमानों को टिकट दिए थे। ये मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने लोकसभा में किया। हाँ, लोकसभा में किया, और लोकसभा में वो काट की हांडी चढ़ गई एक बार, लेकिन क्या विधानसभा में उसको रिपीट कर पाएंगे ये? देखिए, विधानसभा में स्टेक्स अलग होती है, विधानसभा में डायरेक्ट यहाँ हिस्सेदारी चाहिए होती है। लोकसभा में इनको सबको पता है कि साहब कि लोकसभा में वो केवल बीजेपी को हराने की दृष्टि से वोट कर रहे थे, यहाँ पे वो सत्ता की भागीदारी के हिसाब से वोट करेंगे। और मैं इसमें एक बार और भी कह देता हूँ कि इस बार आपने अभूतपूर्व रूप से बंगाल में भी जो छोटी छोटी पार्टियां थी मुसलमानों की, उनको वोट खराब करते हुए देखा है। हाँ, वो तो आपने देखा ही है बंगाल में, भाई 2 सीटें तो वो जीत के ले गया, लेकिन वहां दोनों सीटें उसने वही जीती जहां उनको जीतने की उम्मीद थी, रेजी नगर और दूसरी जगह नवादा जहां से वो अभी खुद है ना। दूसरा एक आपने देखा होगा वहां से जो जीता, कई सीटें खराब की उसने, कई सीटें, हाँ 1-2 सीटें तो ऐसी जीत गए वो बीजेपी वाले, जहां वो उनकी संख्या ही 30% 35% है। हाँ, तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये सर चलेगा। उत्तर प्रदेश में हमको ये एक्सपेरिमेंट इस बार देखना पड़ेगा। देखिए, दांव तो हर पॉलिटिकल पार्टी लगाएगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ओवैसी इस वक्त बड़ी दमदारी के साथ और उन जगह पे चोट कर रहा है। देखिए, वो जानता है कि जब तक आप
ताकत नहीं दिखाओगे ये मानेंगे नहीं। बिहार में इन्होंने माना, उसको भी एक चूक मान रहे थे, वो मान रहे हैं। तो इसीलिए उसकी मजबूरी है कि उसको बीजेपी को हराना उसके लिए इतना वो नहीं है कि वो हारे, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ उसका स्टेक नहीं है। लेकिन भाई में तो स्टेक है, इसीलिए इस बार की सीटों पर मुझे लगता है वो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अखिलेश यादव को बीट कर पाएगा मुस्लिम वोटों में ये संभव नहीं है। क्योंकि देखिए मायावती अब बिल्कुल सीन से गायब है, मुस्लिम वोटों के सीन से मायावती गायब है। मायावती को सिर्फ वही कुछ सीट मिल सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा याद होगा अभी भी उसने जो टिकट अनाउंस किए, मतलब उसने जो उससे पहले अनाउंस किए थे, उसमें भी उसके पास सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसने ही दिए थे मुस्लिम, तो भी कुछ नहीं हुआ। और अभी एक आजाद समाज पार्टी वालों ने अभी किया है, तो उसने मुस्लिम्स को दिया, दलित को दिया है, और ओबीसी को भी कुछ टिकट दिए, लेकिन जनरल कास्ट को उसने एक भी टिकट नहीं दिया। अभी उसने कुछ टिकट अनाउंस किए, तो ये अभी खुल के खेल होगा तब पता चलेगा कि उसमें क्या है। लेकिन मुस्लिम वोट बहुत संख्यक तरीके से अखिलेश यादव की तरफ ही देखेगा। वो भी इसलिए क्योंकि ये पार्टी ये बात बार बार कह रही है कि वो लोकसभा चुनाव के विधानसभा वाइज अगर खंड चेक करते हैं तो वो 224 सीटों पर आ गए। और ये इसी तरह का डाटा है, जैसे आपको याद होगा हरियाणा में भी इन्होंने गणित लगाए थे कांग्रेस वालों ने, और इन्होंने महाराष्ट्र में भी यही गणित लगाए थे, और इन्होंने बिहार में भी यही गणित लगाए। मैं तो आपको मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का उदाहरण देना चाहता हूँ, जहाँ 33% हिंदू थे और 31.88% वोट लेके भरत कुमार जवर भारतीय जनता पार्टी के जीत गए। और 65% मुसलमान जो थे वो कांग्रेस में चले गए, 40,000, 59,000, 60,000 चले गए तृणमूल में, और 46,000 चले गए आपके इसके हुमायूं कबीर वाली पार्टी में। और 33% जो हिंदू थे उनकी पार्टी जीत गई। तो इस प्रकार की संभावना यहाँ हो सकती है क्या? उस तरह का कंसोलिडेशन तो बीजेपी के फेवर में संभवतः ना हो यहाँ पे। नहीं होगा सर, यहाँ नहीं होगा। देखिए वहां बंगाल में कुछ भी कहिए, बंगाल में चुनाव में जातिवाद का वो नहीं इतना ज्यादा फर्क पड़ता। बंगाल उसका ये बात वहां देखनी चाहिए कि हम बंगाल के चुनाव में जातिवाद का इलेक्शन नहीं देखते। हालांकि पहली बार इस बार मैंने सुना था कि घोष जो है एक तरफा बीजेपी को चले गए, वो भी किसी ने मतलब यहीं के आदमी ने बताया था कि भाई घोष, और वो हुआ भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो सभी गए। अगर कोई जाति एक भी कट रही होती तो वहां परेशानी होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए यादवों से वोट नहीं ले सकती बीजेपी। अगर ले ले जो 2%, 4%, या ये जो CSDS के डाटा पाटा घूमते रहते हैं, बाकी हम लोग तो चुनाव में जाते हैं, हमको तो दिखता नहीं। उनको दिखता होगा कि हाँ ये दिया है, जैसे मुस्लिम्स भी वोट देते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो बीजेपी के जो इंटेलेक्ट है वो ये इस बात को कहते हैं नहीं हमको मुस्लिम भी वोट देते हैं, तो वो देते होंगे भाई। तो फालतू की बात है। हाँ तो हमको तो पता नहीं। वो तो बिल्कुल फालतू की बात है। तो अब आप लग रहा है कि साहब कि उत्तर प्रदेश की बिसात बिछ गई है अच्छी तरह से। हाँ अब शुरू हो गया सर, अब वो खेल शुरू हो गया। अब सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया। सीढ़ी जो है अमित शाह लिए बैठे हैं, और जो भी जिसको किसी को भी वो कहता है मैं सीढ़ी पे आऊंगा, वो सीढ़ी को उसमें से निकाल लेते हैं कि चलो अब आपस में लड़ो। तो खेल जो है अमित शाह, और मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, लोगों को शायद अजीब लगेगी लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को ताकत के साथ योगी को जिता के लाने की केंद्र की तरफ से अमित शाह को ही है, अमित शाह को दी जाएगी। और अमित शाह पूरी ताकत के साथ इस बात पर है कि बीजेपी की जीत इस बार पहले से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा एक बात और, मैं ये जो पूरा जो अभी आंदोलन हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अमित शाह को पीछे क्यों रखा गया इस पूरे आंदोलन में? देखिए सर, आप उसको पीछे रहना कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं, मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं इस आंदोलन में जो बात कर रहे थे, जो डील कर रहे थे, और अब मैं लंच भी आज मतलब करता मैं, लेकिन मैं दूसरे कारण से नहीं गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरी तरह से वेल वर्स थे, पूरी पॉलिसी बनाने में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फ्रंट पर इसलिए नहीं हलाया जा सकता था क्योंकि वही टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही।
उसी को टारगेट रखने की कोशिश है। कोई ये नई चीज नहीं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा। एक एक चीज डील की जा रही थी, वेल बस। देखिए अच्छा एक बात बताइए, मैं हालांकि इसको बहुत सिंसियर नहीं मानता, लेकिन इसको थ्रेट तो आप मानेंगे कि जो पकड़ा गया, मैं आपको कह रहा था, मतलब बहुत सारे लोगों को उसी दिन भी मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान इस समय जो हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो उसने किया हुआ कब्जा है, अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तो आज का थोड़े चल रहा बलूचिस्तान का मसला या उसका मसला, वो तो कई महीनों से चल रहा, तो वो जरूर इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता, मेरा ये मानना था। और अभी जो कल पकड़ा गया, परसों पकड़ा गया था, कल उसकी प्रेमिका भी पकड़ी गई, वो हिंदू है, अर्पिता सरकार, उससे पहले हमीम मंडल पकड़ा गया। तो खुद आईजी एसटीएफ ने बताया, वो कोई इसकी बात पर हमको, मैं ये नहीं मानता कि लोग ये कहने लगते हैं कि साहब ये तो सरकार ऐसे समय पे लाती है। मेरा मानना है कि अगर हमको पहले उसकी पोजिशनल वैल्यू पर जरूर ध्यान पड़ेगा, ये अगर हम उसको गलत साबित कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हमको बात माननी पड़ेगी ना सरकार में। तो उस आदमी ने कहा कि इससे पुलिस की वर्दी मंगाई जा रही थी जंतर मंतर के लिए इसको। दरअसल मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इतना उलझ गया था कि वहां से कमांड क्लियर नहीं आ रही थी, अदरवाइज तो ये लोग शामिल तो थे। अभी तक ये तय नहीं हो पाया ना। देखिए सर, आप इतने दिन से देख रहे हैं, आप मुझे बताइए जुनैद को पैसा कहां से आया, क्या ये क्लियर हो गया क्या? क्योंकि उसने दो बातें कही थी। उसने कहा था कि मुझे एक तो वहां से वो हम लोग गुरुद्वारों से भी आया था खाना और लोगों ने दिया था, तो लोगों ने दिया था, कोई चेन तो होगी, कोई कहीं से क्लियर तो होगा, नहीं आया। इसके अलावा गुरुद्वारे में कभी पैकिंग का खाना आपने देखा है क्या, कि पैक करके भेजा जाता है लंगर ऐसे पन्नियों में कि इसमें लड्डू होगा, इसमें ये होगा, ये 5 तरह का, और फिर रात में बिरयानी भी आएगी, फिर रात में आइसक्रीम आएगी 2 बजे। वो बेचारा पीछे गाली दे रहा है, अकेला बैठा, सोनम वांगचुक की आइसक्रीम खींचे जा रहे हैं वो सारे। तो वो जो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सरकार के पास थी, सरकार के पास होती है। आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं कि 99% सूचनाएं कभी भी रिवील नहीं की जाती, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कभी नहीं। अमित शाह वेरी वेल वर्स्ड है एक साथ से, और अगर ये स्थिति जितनी खराब हो रही थी उसको संभालने में उनका रोल था, और बातचीत करके इन लोगों को आगे भेजने की योजना भी। वरना तो मेरा ये मानना, अगर अमित शाह नहीं होते इस पूरे खेल में तो राजनाथ सिंह को भेजना चाहिए था। जी भाई राजनाथ सिंह तो ये इसी बात का तो गर्व करते हैं कि साहब हमारा तो कोई दुश्मन है नहीं, हमने तो ऐसी कोई राजनीति कभी की नहीं। भाई मैक्सिमम वो निंदा कर देते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी उनके दुश्मन नहीं होंगे अगर उनसे पूछे। तो इसीलिए एक ऐसा होम मिनिस्टर जो एक्टिव है, आप सोचिए सर, एक एक करके। कल बल्कि बहुत ही अच्छा, मतलब उनका भाषण वो मैं सुन रहा था, मैं बड़ा दिन बाद एक अच्छे भाषण में, क्योंकि एक बहुत ईमानदार स्वीकृति थी कि भाई मैं 2014 से पहले इस आदमी से मिला नहीं था, एनएसए से, और जिसने कहा कि ये जब भी प्रधानमंत्री मोदी की कहानी लिखी जाएगी उसमें स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा एक पन्ना, वो इनका होगा, अजीत डोभाल का। तो हमको नहीं लगता कि सर ऐसे होता नहीं है, मतलब मेरी जानकारी तो यही है। बाकी जो राजनीति को ज्यादा समझते हैं, जो ज्यादा बड़े पत्रकार होंगे, वो ये आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं जितने सालों से, 22 सालों से मैंने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम कवर किया है, ऐसे मामले पे होम मिनिस्टर कभी, और इस तरह का होम मिनिस्टर, वो कभी हाथ से बाहर सूत्र नहीं जाने देता। देखिए स्थिति बदलती है, कई बार गोली चलती है, कई बार नहीं चल पाती, कई बार नुकसान हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी चद्दर ओढ़ के सो जाएगा, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का। देखिए ये बात हमेशा रहेगी, मैं आपको बता दूं, लोग चाहे जो कहे, राजनीति एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर किसी ने, मैं इसलिए कह पा रहा हूं ये बात क्योंकि मैंने गुजरात में, जब मैं 2005 से लेके, मतलब 2002 में जब दंगों के बाद के 2005 के बाद मैं पॉलिटिकल कवर करने लगा था, मुझे ये मालूम है, मैंने सैकड़ों बार ऐसे लोगों से बात की जिनके साथ मोदी जी ने स्कूटर पे सफर किए। मैं अमित शाह जी के उनके साथ नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ बात भी की है जिनको अमित शाह जी के साथ एक्यूज किया, मतलब आरोपित किया गया। मैंने सब लोगों से बात की, और आज तक मुझे ये पता चला कि एक बाल की नोक के बराबर आप इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसा हो नहीं सकता कि राजधानी में संसद के सामने, जिसका सबसे ज्यादा जिसकी जिम्मेदारी है निपटने की, वैधानिक मतलब संवैधानिक तौर पर भी, उसको अलग करके मोदी ये करेंगे, नहीं हो नहीं सकता। कई लोग तो कहते हैं कि साहब कि पीएमओ से सब कुछ चल रहा है, एचएमओ को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपको पता है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अनिद्रा का शिकार बना दिया,
पिछले 12 साल से रोज बेचारा ये जो है अमित शाह जो है रोज बेचारे रात को 2 बजे बुलाए जाते हैं, जो सिर्फ उसको दिखता है, उस यूट्यूबर को। आपको मालूम है, मैं यहाँ कल देख रहा था, कोई उल्टा चश्मा या पता नहीं कौन वो 4 PM वाला लिख रहा था कि आज फिर अमित शाह को ये कर दिया, वो कर दिया। मैं हंसने लगा। और हाँ, प्रधानमंत्री भागेगा देश छोड़ के, वो उस लड़की ने तो कहा ही था, ये भी कहने लगे सारे। अरे ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा, तो इसी तरह के लोगों को ये लगता है कि भाई पीएमओ खुद डील कर रहा, फला कर रहा। अरे यार, पीएमओ डील कर रहा तो भी उसमें HM है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।